हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जहाँ पे एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो था ना, हम लोगों ने थॉरक्स का पोर्शन स्टार्ट हम कर रहे थे और उसका वो रिमेनिंग था जहाँ पे लिम्फ नोड्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ था कि लिम्फेटिक्स क्या होते हैं। तो जो हमारा स्टमक होता है उसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है ये हमारा किन नोड्स के अंदर होता है। तो ये पिक्चर मैं आप लोगों को इसलिए शो करवा रही हूँ, ये जो सीलिएक ट्रंक की है, क्योंकि इसके साथ ही हमारे पास जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो भी सिमिलर होता है और इसके साथ हमारी आर्टीरियल सप्लाई जो है ना वो हमें समझ आ जाएगी स्टमक की। तो इसमें ये है कि सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे एक मेन सर्कल बना हुआ है और उसके अंदर से मेन 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये जो हमारा सीलिएक ट्रंक होता है ये हमारी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है, हमारे स्टमक की भी, हमारे ड्यूडेनम की भी, और जो पैंक्रियाज होते हैं और जो लिवर होते हैं उनका। 3 मेन ब्रांचेस होती हैं इसकी। एक अपवर्ड ब्रांच है जो इस तरह टिल्ट करके लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे आई हुई है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। इसके अलावा स्प्लिनिक आर्टरी होती है जो कि स्टमक के बिहाइंड पास कर रही होती है और उसने स्प्लीन को सप्लाई करना होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है जिससे फर्दर आगे ब्रांचेस निकलती हैं और वो जो है ना लिवर को सप्लाई कर रही होती है। तो ये जो है ना पूरी आर्टीरियल सप्लाई जो है वो स्टमक की होती है, लिवर की होती है, पैंक्रियाज की होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम की होती है, और यही हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो आर्टरीज के करस्पॉन्डिंगली होता है कि जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज है स्टमक का, पैंक्रियाज का, लिवर का, ड्यूडेनम के जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, ये सारे हमारे पास किसके अंदर होते हैं? सीलिएक नोड्स के अंदर। तो ये पिक्चर आपको दिखानी थी कि ये जो सीलिएक ट्रंक है ये हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई है और इसके करस्पॉन्डिंगली जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो सीलिएक नोड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि सीलिएक नोड से कहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ कहाँ से वो ड्रेन कर रहे होते हैं, लिवर से, स्टमक से, स्प्लीन से, पैंक्रियास से और अपर ड्यूडेनम से। फिर इसके बाद आती है सुपीरियर मेसेंटेरिक। अगर हम गट की बात करें ना, तो गट एम्ब्रियोलॉजिकली उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फोर गट होता है, मिड गट होता है और हाइंड गट होता है। जो फोर गट होता है वहां की जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो सीलिएक ट्रंक में होती है। मेरे पास 516 नंबर है और जो पॉइंट नंबर है वो 516 है और पेज नंबर जो है वो 353 है, आई गेस, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली 352 है, 352 है। ठीक है, 352 है पेज नंबर, 516 है नंबर। और ये चीज है कि हम लोग जो है ना हमने ये पॉइंट्स थॉरक्स के एंड पे छोड़े थे और ये हैं बेसिकली एब्डोमेन के पॉइंट्स ही। तो एब्डोमेन के अंदर स्टमक जो है, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज और अपर ड्यूडेनम जो होते हैं, इनकी आर्टीरियल सप्लाई सीलिएक ट्रंक से होती है, इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज सीलिएक नोड्स में होता है। इसी तरह से फिर जब आपके पास मिड गट वाला पोर्शन आता है तो उसकी जो आर्टरी होती है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है और उसका जो ड्रेनेज होता है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में होता है। अब ये कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम तक। तो कोई मुझे बता सकता है कि जो है ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे फोर गट और मिड, फोर गट जो होती है वो मिड गट में कन्वर्ट हो रही होती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? किस पॉइंट के डिस्टली हम कहते हैं मिड गट स्टार्ट हो गया और उससे ऊपर हमारे पास फोर गट है। ठीक है, जो मिड गट है उसकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, उसमें कौन कौन से पोर्शंस को उसने ड्रेन करना है? लोअर ड्यूडेनम को, जजनम को, आइलियम को, कॉलन से लेकर स्प्लैनिक फ्लेक्सर तक चले जाते हैं। फिर आगे हमारे पास हाइंड गट होता है। हाइंड गट की जो आर्टरी है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है और उसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में होता है। वो हमारे पास कहाँ से होता है? स्प्लैनिक फ्लेक्सर से लेकर अपर रेक्टम तक होता है। तो स्प्लैनिक फ्लेक्सर कहाँ पे होता है? वो जहाँ पे वो जो ट्रांसवर्स कॉलन होती है हमारी, उसका जो प्रॉक्सिमल 2/3 और डिस्टल 1/3 का जंक्शन होता है वहां तक होती है, ये एक्सटेंड कर रही होती है। तो 3 पार्ट्स हैं गट के, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है और सिनोनिमसली उसके करस्पॉन्डिंगली हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर है। सीलिएक आर्टरी है, सीलिएक ट्रंक है जो कि उसको सप्लाई कर रहा है और सीलिएक नोड्स ही हैं जहां पर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है मिड गट की और सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के अंदर ही लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है और उसके करस्पॉन्डिंगली इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स होते हैं। फिर हमारी इंटरनल आइलियक आर्टरी होती है।
तो जो इंटरनल आइलियक आर्टरी होती है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, लोअर रेक्टम से लेकर एनल कैनाल तक। और एनल कैनाल के भी दो पोर्शंस हैं, एम्ब्रियोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी। एक पेक्टिनेट लाइन होता है, उससे जो ऊपर पोर्शन होता है वो इंटरनल आइलियक आर्टरी उसको सप्लाई करती है, और उसके जो नीचे पोर्शन होता है बिलो द पेक्टिनेट लाइन, उसको आगे हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो ड्रेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे इंटरनल आइलियक आर्टरी है और इंटरनल आइलियक ही नोड्स हैं जिसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा होता है। एक्सटर्नल आइलियक नोड्स हैं जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ड्रेन करेंगे, वजाइना को, सर्विक्स को, यूट्रस को और ब्लैडर को। फिर उसके बाद पैरायोटिक होते हैं जो टेस्टिस, ओवरीज, किडनीज और यूट्रस का लिम्फेटिक ड्रेनेज लेके जाते हैं। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया, एनल कैनाल होती है बिलो द पेक्टिनेट लाइन। तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं इधर इंग्वाइनल रीजन के अंदर वो दो तरह के होते हैं, सुपरफिशियल और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जितने एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एनल कैनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन है, स्किन बिलो द अम्बिलिकस है, स्क्रोटम है, पेरियानल स्किन है, इन सारों को जो है ना वो ड्रेन कर रहा होता है हमारे पास कौन से, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड ड्रेन कर रही होती है, वो कौन से होते हैं, ग्लैंड्स, पिनस एंड कॉर्पोरा। ठीक है, तो इनको डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स करते हैं, बाकी सारों को सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स करते हैं। फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के भी आगे से ग्रुप होते हैं, मीडियल ग्रुप होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं। तो इसका जो वर्टिकल ग्रुप होता है वो हमारे लोअर लिम्ब को ड्रेन करता है, जो इसका हॉरिजॉन्टल होता है उसके आगे से होते हैं पार्ट्स, तो जो उसमें मीडियल ग्रुप होता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ड्रेन कर रहा होता है। फिर ये जो पॉप्लीटियल लिम्फ नोड्स होते हैं, ये डॉर्सोलेटरल फुट कोर जो पोस्टीरियर काफ होती है उसको ड्रेन कर रहे होते हैं। तो ये जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं इनको स्पेसिफिकली आप जो है ना हाईलाइट कर लें। इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है क्लिनिकली, जो हमारे पास कैंसर्स होते हैं उनका जो मेटास्टेटिक स्प्रेड होता है वो लिम्फेटोजेनस होता है, और उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। डीप में होता है कॉर्पोरा और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होते हैं, इनको डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं। इनकी भी जब स्किन की बात आएगी, स्किन ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस और स्किन ऑफ द कॉर्पोरा, तो उसमें आपने सुपरफिशियल को बात करनी है। सुपरफिशियल स्किन से रेलेवेंट है, जितना कोई स्ट्रक्चर बाहर होगा उतना ही वो सुपरफिशियल होगा, जितना अंदर होगा उतना डीप होगा। ये हम जब जेनिटेलिया की बात करते हैं उस वक्त करते हैं। फिर जब गॉनेट्स की बात आती है, ओवरीज की और टेस्टिस की, तो ओवेरियन और टेस्टिकुलर कैंसर्स का जो स्प्रेड होता है, डिस्टेंट लिम्फेटिक स्प्रेड जो होता है वो किन के थ्रू होता है, पैरायोटिक लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। और ओवेरियन कैंसर के दो तरह के स्प्रेड होते हैं, इसका लिम्फेटिक स्प्रेड भी होता है और इसका जो है ना वो पेरिटोनियम की थ्रू डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज भी होती है। तो आपने ये जो पेरिटोनियम है इसको प्रेफर करना है ओवर द पैरायोटिक लिम्फ नोड्स। टेस्टिस का लिम्फेटिक ड्रेनेज पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में होता है। स्क्रोटम का होता है, स्क्रोटम एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, उसका कहाँ पे होता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में होता है। फिर हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो ग्लैंड्स पेनिस होते हैं और कॉर्पोरा होता है इनका डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर होता है। फिर ये लेबिया मजोरा जो होते हैं ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के हॉरिजॉन्टल ग्रुप के अंदर ड्रेन करते होते हैं। फिर वजाइना, वो भी मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर आ रहा होता है। फिर इसके बाद आपके थायराइड के अंदर कौन से होते हैं, थायराइड के अंदर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। नेक के अंदर होता है ना, तो नेक वाला जो रीजन होता है वो सर्वाइकल रीजन होता है, उसके अंदर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। टंग की अगर हम बात करें तो टिप ऑफ द टंग जो होती है वहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज सबमेंटल में होता है, जो एंटीरियर 2/3 होती है वहां से सबमेंडिबुलर में होता है, और जो पोस्टीरियर 1/3 होती है वहां से जुगलो ओमोहाइड नोड्स के अंदर ड्रेनेज होता है। ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो स्टमक है उसके जब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात आती है ना तो वो सीलियक नोड्स के अंदर होता है जो करस्पॉन्डिंग टू आर्टरीज होती हैं। इसका किसी भी पार्ट की बात की हो ना, चाहे ग्रेटर कर्वेचर की है, चाहे फंडस की है, चाहे इसके लेसर कर्वेचर की बात की है, सारी जगह से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ पे जाएगा, सीलियक नोड्स में जाएगा।
और हमारे पैंक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड्स होते हैं जो कि फंडस को ड्रेन कर रहे होते हैं और वो अल्टीमेटली सीलिएक नोड्स में जाके ड्रेन करते हैं। फिर सिग्मॉइड कॉलन होता है। कॉलन के पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और फिर उसके बाद सिग्मॉइड कॉलन। तो जो सिग्मॉइड कॉलन है ये किसका पार्ट है? इंफीरियर मेसेंटेरिक। मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो हमारे पास होता है, हम कहते हैं कि अपर ड्यूडेनम तक जो पार्ट है वो हमारा फोरगट के अंदर आ रहा है। लोअर ड्यूडेनम से जो पार्ट स्टार्ट होता है वो हमारा जो है ना मिड गट का पार्ट है। तो इसकी एग्जैक्ट लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है कि जिससे हम कहते हैं कि इस पॉइंट से आगे मिड गट स्टार्ट हो गया, इससे पीछे जो था वो हमारा फोर गट था। तो ये आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट्स में। फिर उसके बाद आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सिग्मॉइड कॉलन। हम लोगों ने बात करनी है कि जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं ना, तो हमने कहा था कि जो स्प्लैनिक फ्लेक्सर से डिस्टेंट है ना पोर्शन कॉलन का, उसको इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करेगी, वो हाइंड गट कंसीडर होगा। सीयर रेक्टम जो होगा उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होगा? पैरारेक्टल लिम्फ नोड्स में। ठीक है, जो लोअर रेक्टम होता है वो इंटरनल आइलिएक के अंदर ड्रेन करता है, लेकिन जो सुपीरियर होता है वो किस में करता है? पैरारेक्टल लिम्फ नोड्स में। तो ये भी याद रखना है। फिर एक चीज है जो कि पॉइंट बार बार पूछ रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास ब्लैडर का कैंसर होता है, इसका जो स्प्रेड होता है, बाकी सारों में आप देखेंगे या तो लिम्फेटिक स्प्रेड है या हेमाटोजेनस स्प्रेड है या जो है ना हमारे पास कौन से वाला है, तीसरा कौन सा स्प्रेड होता है? लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, हेमाटोजेनस होता है और तीसरा होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज होती है। तो यहाँ पे जो हमारा जब बात होती है ब्लैडर की, तो इसके अंदर जो स्प्रेड होता है वो इसका डिफरेंट होता है। ये वर्टिब्री के अंदर जाता है और वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस के थ्रू जाता है। तो ये आपने ब्लैडर के कैंसर के स्प्रेड के हवाले से बहुत सवाल पूछा हुआ होता है, इसको याद रखना है। सिस्टिक हाइग्रोमा एक कंडीशन है जो कि लिम्फेटिक रिलेटेड डिजीज है और ये टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है। ये जो जेनेटिक कंडीशंस होती हैं इनकी एसोसिएशन बहुत ज्यादा पूछी हुई होती है। फिर अपेंडिक्स का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है? मीजो अपेंडिक्स में होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ बैक एट द लेवल ऑफ T10 वर्टिब्री। तो जो T10 वर्टिब्री होते हैं ये कौन से वाला होता है? पोस्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग का जुगलो ओमोहाइड नोड्स के अंदर होता है। फिर उसके बाद जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है बैक का अबव द आइलियक क्रेस्ट, वो पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं। बिलो द आइलियक क्रेस्ट जो होते हैं वो लैटरल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। लैटरल साइड ऑफ द फुट से हमारे पास कहाँ पे जाता है? पॉप्लिडियल लिम्फ नोड्स। और बाकी मुझे बताइएगा ये जो हमारे लेग है या जो हमारी लोअर लिम है, इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे जा रहा होता है? हमारे लोअर लिम का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे जा रहा होता है? होते ये इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स ही हैं, लेकिन इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का कौन सा ग्रुप होता है? फिर स्मोकर विद द 90 पैक ईयर प्रेजेंस। आज आप लोग इतने एक्टिव नहीं हो रहे, खैरियत है? समझ आ रही है चीजें? ये थेरेटिकल हैं, ये चीजें याद रखने या एनाटमी में आप लोगों को जो है ना मोस्टली मेमोरी बेस्ड चीजें ही होती हैं और यहाँ पे हमारे पास पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन होती है। तो वो चीज है जो कि हमने ना थोड़ी सी याद रखनी है। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स तो ड्रेन करते हैं सिर्फ दो चीजों को, कॉर्पोरा को और ग्लैंड्स ऑफ पेनिस को। इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का जो ग्रुप होता है ना, वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। वेल डन डॉक्टर आयशा। वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो होता है ये हमारे लिम को ड्रेन कर रहा होता है। वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। फिर एन ओल्ड मेल केम टू ओपीडी विद द यूरिनरी रिटेंशन एंड सीएनएस सिम्टम्स। ऑन एग्जामिनेशन प्रोस्टेट वाज स्टोनी हार्ड। ऑन सीटी स्कैन देयर वाज लेयन इन सेरेब्रम। व्हाट वाज द रूट ऑफ स्प्रेड टू द ब्रेन? ठीक है, तो ये वाली चीज थी जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो प्रोस्टेट का कैंसर है ये कहाँ तक स्प्रेड करता है? वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस के थ्रू जो है ये स्प्रेड करता है। इसका डिस्टेंट मेटास्टेसिस वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस के थ्रू होता है। क्या हो गया? बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया। आप लोग कौन कौन से सेशंस के लिए अपेयर हो रहे हैं? मतलब आप लोगों ने FCPS अब अगस्त वाले सेशन के हैं या नवंबर वाले के? अगर तो आप लोग अगस्त वाले सेशन के हैं फिर तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि ये वाली क्लास मस्ट लें, इसको स्किप ना करें। ये एक रैपिड रिवीजन सेशन है जिसमें हमने 30 डेज में अपनी कंप्लीट करनी है एनाटमी। और अपनी जो है ना क्लासेस के अंदर स्मार्ट स्टडी करें, प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को। जो अननेसेसरी क्लासेस हैं
मैं अननेसेसरी नहीं कहूँगी, वो हमारे तो उसका पार्ट ही है, हमारा जो स्केड्यूल है, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि अपने अकॉर्डिंगली दरमियान में एक हेल्दी ब्रेक्स भी लें, और जो है ना स्मार्ट स्टडी करें, जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उसको पहले करें, और उनको करें इस तरह से प्रायोरिटाइज के जो है ना रफ़ी और एसके को आपने किसी सूरत में स्किप नहीं करना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए सेकेंडरी हैं। और अगर इस तरह की भी चीज़ें हैं तो दरमियान में उनके अगर लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दरमियान में अपने लिए ब्रेक्स ज़रूर रखें। जो होती है ना क्या होती है स्पेस्ड रेपिटेशंस, वो आपको हेल्प आउट करती हैं, अदरवाइज माइंड जो होता है हमारा वो सैचुरेट हो जाता होता है। तो अपने लिए कुछ कुछ क्लासेस को फिक्स करके ये सोचें कि हमने ये तो किसी सूरत मिस नहीं करनी है, बाकी तो फिर आपके पास चांसेस हैं। बहुत अच्छी बात है आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग अपने सेल्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को कंटेंट भी पढ़ना है, आपको शॉर्ट बुक्स भी पढ़नी है, तो वो चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। इस पॉइंट पे मैं आपको कहूँगी कि एक तो आप क्लासेस रेगुलरली लें, रफ़ी की और एसके की क्लासेस उनको मिस ना करें, और दूसरा अपनी प्रैक्टिस एमसीक्यूज को ना छोड़ें। जो है ना ये 3 चीज़ें तो अपने लिए, जैसे अगर आप ऐप के हवाले से करना चाहते हैं या बुक पे भी करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। जब आप क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं ये भी आप लोगों की एक स्टडी ही है, ये आप लोगों की रिविजन ही है, तो इसके साथ अगर 1 से 2 घंटा भी सेल्फ स्टडी हो जाती है तो वो मोर देन इनफ है। बाकी आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, और एग्जाम के पास ये हो रहा होता है कि बंदा इतना सेचुरेट हुआ हुआ होता है ना कि लग रहा होता है कि जो भी चीज पढ़ी है हमने वो भूल रही है, कुछ भी याद नहीं है। तो इस तरह से ओवरबर्डनाइज नहीं करें अपने आप को, एक एग्जाम की स्ट्रेटजी है, तो आप लोग अगर ये रफ़ी ले लेते हैं, एसके ले लेते हैं, अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर लेते हैं, 1 आध घंटा सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, दैट वुड बी मोर देन इनफ। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कार्सिनोमा, एडेनो कार्सिनोमा ऑफ द कॉलन। इधर वापस आते हैं, विल मेटास्टेसाइज फर्स्ट टू। तो ये जो कॉलन का कैंसर है सबसे ज्यादा इसके लिवर के अंदर मेटास्टेसाइज करने के चांसेस होते हैं। कार्सिनोमा ऑफ द निप्पल, lymphatic drainage of this area is by anterior axillary. Infection from an inflamed appendix is likely via spread to superior mesenteric nodes में ये जा रहा होता है। Skin covering the medial side of the knee, ये जो हमारे लोअर लिम्ब है इसके अंदर वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हमारे आ रहे होते हैं, जो कि आएंगे। अच्छा, ये जो हमारा थंब है या ये जो फर्स्ट वेब स्पेस है, इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है, और अगर इसका कोई इन्फेक्शन होता है तो वो कौन से लिम्फेटिक नोड्स हैं जो कि ड्रेन करेंगे, कुछ आइडिया है आप लोगों को? Lymph drainage from the back of the skin at the level of T10 vertebrae is posterior axillary lymph nodes. T10 के लेवल पे ये जो अम्बलाइकस का लेवल है वहां से पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जा रहा होता है। T10 वर्टिब्री, वर्टिब्री का लेवल अलग है और स्पाइनल नर्व्स का अलग है। इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में जा रहा होता है, बिल्कुल एक्सेलेंट डॉक्टर आयशा और डॉक्टर मरियम। इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में जाता है। थंब से हमारा इंफ्रा जो है क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स उनके अंदर जाएगा, और जो डोर्सोलेटरल एस्पेक्ट है फुट का वहां से कहाँ पे जा रहा होता है, वहां से पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स में जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फैट एंटर्स लिम्फ इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। लिम्फेटिक फ्लो इनवर्सली रिलेटेड होता है हमारे कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर से। तो जब हमारा कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है तो लिम्फ फ्लो हमारा डिक्रीज करता है। बाकी ये ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट में आपसे पूछा हुआ होता है, इसके क्वाड्रेंट्स होते हैं, लैटरल क्वाड्रेंट होते हैं, मीडियल क्वाड्रेंट होते हैं और इंफीरियर क्वाड्रेंट होते हैं। तो जो लैटरल क्वाड्रेंट है, ब्रेस्ट का लेटरल एस्पेक्ट एक्सिला के साथ है, ठीक है। एक्सिला यानी कि जो आर्म का और पेक्टोरल रीजन का जंक्शन है, वो वाला पॉइंट। तो जो मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना ब्रेस्ट का, वो कहाँ पे होता है,
वो एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में होता है, या जिन्हें हम पेक्टोरल लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। फिर जो मीडियल क्वाड्रेंट है वो एडजेसेंट टू स्टर्नम होता है, तो वो किस में होता है, कौन से लिम्फ नोड्स के अंदर होता है, मीडियल क्वाड्रेंट से पैरास्टर्नल नोड्स में होता है। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम इंफीरियर क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है, इंफीरियर फ्रैनिक लिम्फ नोड्स जो होते हैं वहां पे हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। आप लोगों से जब भी पूछते हैं ना ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये अल्टीमेटली ये सारे जो लिम्फ नोड्स हैं, चाहे वो इंफीरियर फ्रैनिक है, इंफीरियर फ्रैनिक क्या होता है कि ये जो ब्रेस्ट का लोअर होता है ना कंपोनेंट, ये हमारे पास डायाफ्राम के साथ होता है। और डायाफ्राम वाला जो होता है वो कौन सी होती है, डायाफ्राम की मोटर सप्लाई फ्रैनिक के थ्रू होती है ना। तो इस तरह से याद रखना कि इंफीरियर क्वाड्रेंट जो होता है वहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज इंफीरियर फ्रैनिक नोड्स में जाता है, और जो स्टर्नम के साथ है वहां से पैरास्टर्नल नोड्स में, और अल्टीमेटली इन सारे नोड से आके मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट का कहाँ पे जाएगा, एंटीरियर एक्सिलरी और पेक्टोरल लिम्फ नोड्स में। तो जब इन्होंने पूछा हुआ होता है ना कि लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे पास ब्रेस्ट से कहाँ पे जाता है और मेन लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट का कौन से नोड्स में होता है, तो उसमें एंटीरियर एक्सिलरी या पेक्टोरल लिम्फ नोड्स ही आते हैं। अगर मीडियल क्वाड्रेंट का पूछा हुआ होगा तो पैरास्टर्नल, अगर इंफीरियर क्वाड्रेंट का पूछा होगा तो इंफीरियर फ्रैनिक नोड्स के अंदर होगा। अपर आउटर क्वाड्रेंट भी कहते हैं लैटरल को, ठीक है। तो वहां से कहाँ पे जाता है, पेक्टोरल लिम्फ नोड्स में जा रहा होता है। ये सारे एमसीक्यूज इसी के बारे में है। फिर टर्मिनल डक्ट्स जो होती हैं ब्रेस्ट की, वो ड्रेन कारी होती हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स के अंदर। इन फीमेल द ब्रेस्ट लाइज ओवर द पेक्टोरल फेशिया। और कितनी ब्रेस्ट के अंदर हमारी लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। तो ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज आप लोगों ने याद रख लेना, 3 पॉइंट्स को मेनली याद रखना है कि मीडियल क्वाड्रेंट से पैरास्टर्नल नोड्स में जाता है, इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट से इंफीरियर फ्रैनिक में जाएगा, और जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है या लैटरल क्वाड्रेंट है या जो मेन हमारे पास होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो कहाँ पे जा रहा होता है, वो हमारे एंटीरियर एक्सिलरी या पेक्टोरल लिम्फ नोड्स में जाएगा। फिर हम लोगों ने अपना एब्डोमेन, पेल्विस और पेरिनियम स्टार्ट करना है। तो इसमें जो है ना सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं स्पर्मेटिक फेशियाज। ये वो वाला रीजन होता है, वो जो इंग्वाइनल रीजन होता है उसमें हमारी एक होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है ये कहाँ से पास कर रही होती है, इंग्वाइनल कैनाल से। और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उसकी कवरिंग्स होती हैं, उसकी 3 कवरिंग्स होती हैं। सुपरफिशियल होती है जो कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होती है, फिर इंटरनल जो है ना स्पर्मेटिक फेशिया होती है। तो इसमें जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होता है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है, वो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल से होता है। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं ना एब्डोमेन के अंदर, सबसे पहले स्किन होता है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर एक्सटर्नल ओब्लीक एपोन्यूरोसिस होता है, फिर इंटरनल ओब्लीक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और इस तरह करके मसल्स आ रहे होते हैं। तो जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होता है वो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल्स जो होते हैं उनसे डिराइव्ड होता है। इंग्वाइनल कैनाल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही होती है। इसमें मैंने पिक्चर भी आप लोगों के लिए रखी थी कि जो हमारा इंग्वाइनल रीजन होता है उसके ना डिफरेंट इस तरह करके पोर्शंस होते हैं, और जो है ये हमारे पास रीजन है जो कि हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है। और इंग्वाइनल लिगामेंट एक येलो कलर की लाइनिंग होती है जो कि इस पिक्चर के अंदर शोन है, ठीक है। यहाँ से इंग्वाइनल लिगामेंट है, और ये इंग्वाइनल एक कैनाल होती है यहाँ पे। और इंग्वाइनल कैनाल कहाँ से कहाँ तक रन कर रही होती है, डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक रन कर रही होती है। ये आप लोगों को विजिबल होगी कि यहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग है जो कि ओपनिंग है, और यहाँ पे कौन से वाली ब्लड वेजल्स हैं, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेजल्स हैं जो कि यहाँ पे होती है। और इसके साथ जो है ना वो हमारे पास होती हैं इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेजल्स के साथ हमारे पास होती हैं 2 तरह के हर्नियाज होते हैं यहाँ पे, जो कि मेन यहाँ की इंग्वाइनल रीजन की पैथोलॉजी होती है। सुपरफिशियल होता है एक तो इंग्वाइनल रिंग और डीप इंग्वाइनल रिंग होती है, उनके थ्रू जो हमारे पास हर्निया आ रहा होता है वो कौन से वाला होता है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। और जो डायरेक्टली हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू आ रहा होता है वो कौन से वाला होता है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। यहाँ पे आपको मसल भी नजर आ रहा है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है जिसकी थिकनिंग की वजह से हमारी रेक्टस शीथ बन रही होती है। और एक जो है
है ना पिंक कलर में इन्होंने ट्रायंगल शो की हुई है, जो कि हमारे पास कौन सी होती है, हेजलबैक ट्रायंगल होती है। और जो होती है ना उसको क्या कहते हैं, इंग्वाइनल ट्रायंगल भी कहते हैं, जहां से हमारे पास जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है ना वो आ रहा होता है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, अब ये जो हमारे पास होती है ना, यहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग जो होती है आपको नजर आ रही है, ये कौन से, ये एक फेशिया के अंदर ओपनिंग होती है, जो कि हमारे पास होता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, उसके अंदर ओपनिंग होती है। और जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है ना, ये इसके इंग्वाइनल लिगामेंट के जो है ना इसके मीडियल एंड पे होती है। तो ये कहाँ पे ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस के अंदर होती है। और मेल के अंदर इसके नाल से पास करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, और फीमेल के अंदर उसका काउंटर पार्ट होता है, जो कि कौन से वाला होता है, राउंड लिगामेंट होता है ओवरी का, वो यहाँ पे होता है। ये यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है हमारे पास, वेजल्स भी हैं डिफरेंट जो कि शोन है, और ये पूरे इंग्वाइनल ट्रायंगल जो है ना उसकी एनाटमी को इन्होंने शो किया हुआ है। ये इटसेल्फ हर्नियाज है हमारे पास के, दो तरह के हर्निया होते हैं जो इस इंग्वाइनल रीजन के अंदर होते हैं। एक हमारे पास होता है अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक टुबरकल, जो कि हमारे पास कौन से वाला होता है, इंग्वाइनल हर्निया। और एक जो है ना वो बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक टुबरकल होता है, जो कि फेमरल हर्निया होता है। और एक इंग्वाइनल रीजन के अंदर होता है जो कि इंग्वाइनल हर्निया होता है। तो ये इनकी जो है ना वो टाइप्स हैं। बाकी हम एनाटमी को मजीद पढ़ते हैं। तो इसमें क्या था कि स्पर्मेटिक कॉर्ड्स की कवरिंग थी, ठीक है। इसमें हमारे पास तीन तरह की कवरिंग होती है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होता है, क्रीमस्टेरिक फेशिया होता है, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया होता है। तो एक्सटर्नल होता है आउटर मोस्ट, वो किससे डिराइव्ड होता है, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस से। उसके बाद आता है क्रीमस्टेरिक फेशिया जो इंटरनल ओब्लिक से डिराइव्ड होता है, और उसके बाद फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आ जाता है जो कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से डिराइव्ड होता है। ये तीन मसल्स होते हैं बाहर से अंदर अगर हम जाएं, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक, और फिर एक फेशिया ट्रांसवर्सैलिस आ रहा होता है। इसी तरह से कवरिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमस्टेरिक फेशिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग्स हैं। फिर उसके बाद कंजाइन टेंडन होता है। कंजाइन टेंडन किससे बन रहा होता है, ये इंटरनल ओब्लिक एंड जो होता है ना ट्रांसवर्सस मसल का, उससे बन रहा होता है। फिर यहाँ पे हमारे जो इंग्वाइनल कैनाल होती है, यहाँ पे पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस लोकेटेड होता है। उसके बाद इंटरनल ओब्लिक मसल्स, अच्छा ये बड़ा पूछ रहे होते हैं कि कौन सा मसल है जो कौन सी कवरिंग बना रहा होता है हमारी ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उसकी। तो जो हमारे पास क्रीमस्टेरिक फेशिया होता है वो कौन से स्ट्रक्चर से डिराइव्ड होता है, ये इन्होंने बड़ा पूछा होता है कि कहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो होता है वो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस से डिराइव्ड होता है। तो जो क्रीमस्टेरिक फेशिया होता है ये कहाँ से डिराइव्ड होता है, ये आप लोगों ने बताना है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। एक तो अभी हमने इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स देखी थी जो कि मेन बाउंड्री लाइन बना रही थी, उनके लैटरली हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, उनके मीडियली हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। एक होती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है ये फेमरल आर्टरी की ब्रांच होती है। और ये हमारे पास होती है एक इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, ये ट्रवर्स करती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को। लेक्यूनर लिगामेंट क्या होता है, ये मीडियल रोल्ड अप पार्ट होता है रिफ्लेक्टेड इंग्वाइनल लिगामेंट का। तो वो जो हमने येलो कलर का लिगामेंट देखा था इंग्वाइनल रीजन के अंदर, उसका जो मीडियल बॉर्डर होता है जो रोल्ड अप होता है उसको हम लेक्यूनर लिगामेंट भी कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल ओब्लिक फाइबर्स जो होते हैं वो इंटरडिजिटेट करते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल के साथ, जो कि बैक का मसल होता है। अच्छा ये जो बच्चे होते हैं, वैसे तो ये लंबा चौड़ा सिनेरियो करके आ रहा होता है कि एक बच्चा है उसको यूनिलेटरल क्रिप्टोरकाइडिज्म डेवलप हो गया है, और उसकी जो वो है उसकी टेस्टिस वो आउटसाइड द स्क्रोटम है, वो विद इन द इंग्वाइनल कैनाल है। तो उसके अंदर क्या डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या किस चीज का उसके अंदर रिस्क होता है क्रिप्टोरकाइडिज्म का, ये हमने एक और जगह पे भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये आप लोगों ने बताना है कि क्रिप्टोरकाइडिज्म किसके साथ, उसके साथ किस चीज का रिस्क होता है।
फिर उसके बाद फेमरल शीथ होती है फेमरल वेजल्स की। ये जो फेमरल ट्रायंगल होती है यहाँ पे फेमरल शीथ होती है फेमरल वेजल्स की, और वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? फिट के निमोनिक से आपने याद रखना है, FIT फिट। तो फेशिया इलियाका आई से आ जाएगा और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस T से आ जाएगा। तो फिट जो है ना उससे आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉन्टिन्यूअस विद इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया? तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया के साथ फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो होता है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है। डॉक्टर बख्तावर एक्सीलेंट, मेलिग्नेंसी है, और डॉक्टर आयशा वेल डन। उसके बाद फिर हमारे पास आता है रेक्टस शीथ एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस एंटीरियरली फॉर्म्ड बाय द लेयर ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल एपोन्यूरोसिस विद द एक्सटर्नल ओब्लिक। फिर हमारे पास आता है डीप इंग्वाइनल रिंग इज फॉर्म्ड बाय फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। डीप इंग्वाइनल रिंग जो है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर ओपनिंग है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो होती है वो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस के अंदर रिंग होती है। फिर ये जो है ना टेस्टीज की आगे से कवरिंग्स होती हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्युलोजा, ये होती हैं। और अगर इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाए, सीरस फ्लूइड फिल्ड हो जाए ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर, तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसील कहते हैं। फिर उसके बाद निडल पास टू ड्रेन द फ्लूइड ऑफ हाइड्रोसील फ्रॉम ट्यूनिका वेजिनैलिस विच स्ट्रक्चर इज नॉट पियर्स्ड। ठीक है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है वो हमारे पास इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, तो वो पियर्स नहीं हो रही होती है, वेजिनैलिस के बाद आती है वो। Multiparous woman presented with the pulsatile and expansible thigh mass below the inguinal ligament but no fever. Rest of examinations are unremarkable. ठीक है, ये जो हमारे पास pulsatile mass होता है यानी जहाँ पे हमें pulsations फील हो रही होती हैं, तो ये हमें किस में नजर आती हैं? और mass भी है और सिर्फ इसका फीचर सिर्फ pulsations होती हैं, फिजिकल फीचर। रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल होती है। तो ये फेमरल आर्टरी एन्यूरिज्म के साथ होता है। फिर उसके बाद ये आप लोगों के पास है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, कि जब हमारे पास कंटेंट्स जो होते हैं हर्निया के वो इंग्वाइनल कैनाल में एंटर नहीं होते, वो डीप रिंग के थ्रू नहीं पास करते, सिर्फ पोस्टीरियर वॉल के थ्रू डायरेक्टली जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होता है उसके थ्रू वो आ जाते हैं या हेजलबैक ट्रायंगल के थ्रू आ जाते हैं, तो वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है कि वो जो कंटेंट्स होते हैं हर्निया के पहले डीप इंग्वाइनल रिंग से पास करते हैं, फिर इंग्वाइनल कैनाल से पास करते हैं और फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास कर जाते हैं। फिर हेजलबैक ट्रायंगल है, इसके मीडियली लैटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस है, लैटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है और बिलो इसके इंग्वाइनल लिगामेंट है। ये मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, वही वाली पिक्चर हम देखेंगे दोबारा। तो ये जो पिंक के अंदर है ना ये हमारी हेजलबैक ट्रायंगल है, जिसके आप लैटरली देखेंगे, लेट इट ओपन, इसके लैटरली आप लोग देखेंगे ग्रीन कलर में रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल का जो मीडियल ये जो है ना इसका बॉर्डर है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल का लैटरल बॉर्डर इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है, इसकी जो लैटरल बाउंड्री है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेजल्स बना रही होती हैं, और इंफीरियरली हमारे पास कौन से वाला आ रहा होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट आ रहा होता है, और इसी इंग्वाइनल लिगामेंट का जो मीडियल रोल्ड अप बॉर्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैक्यूनर लिगामेंट कहते हैं। तो ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है ये हमारी हेजलबैक ट्रायंगल होती है। फिर उसके बाद फेमरल हर्निया, ये बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक टुबरकल होती है और ये मोर कॉमन होती है इन फीमेल। अगर लैटरल टू मीडियल हम जाएं तो नर्व आर्टरी और वेन होती है। अच्छा, जब हम हर्निया की सर्जरी कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये जो फेमरल हर्निया होता है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है? नर्व आर्टरी या वेन? क्योंकि हम लैटरल टू मीडियल मूव कर रहे हैं तो नर्व आर्टरी और वेन हो रही है, कौन से स्ट्रक्चर के डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं ये आप लोगों ने बताना है। फिर डायाफ्रामेटिक हर्निया होता है, इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स एंटर द थोरैक्स में अकर ड्यू टू कंजेनिटल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इन्होंने दिया होता है कि एक तरफ पे जो है ना आपको ब्रेथ साउंड्स जो है, ब्रेथ साउंड्स वो एब्सेंट है, और आप जब करवाएंगे एक्सरे करवाएंगे तो आपको जो बावल लूप्स होते हैं वो विद इन द चेस्ट कैविटी फील होते हैं,
तो वो किसकी वजह से होते हैं, इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन की वजह से होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन ट्रॉमा। फेमरल हर्निया जो होता है ये पास करता है अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट। फिर उसके बाद फेमरल हर्निया गोज इनटू थाई जस्ट बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियर टू इंग्वाइनल लिगामेंट इसने थाई में पास कर जाना होता है। फेमरल वेन के इंजर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, डॉक्टर यशरा इज राइट, फेमरल वेन के, ठीक है, क्योंकि जो वेन होती है वो मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, उसकी इंजरी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लैटरली सबसे ज्यादा फेमरल नर्व प्रेजेंट होती है। हर्निया की सर्जरी में वेन के चांसेस डैमेज होने के ज्यादा होते हैं और इसकी वजह से स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। ये जो फेमरल कैनाल होती है ना, इसके अंदर हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है ओवर द साइट ऑफ इंसिजन। अगर पोस्ट ऑप स्वेलिंग होती है तो वो फेमरल वेन की वजह से होती है। फिर इंग्वाइनल हर्निया हमारे पास आ जाता है। ड्यूरिंग द राइट इंग्वाइनल हर्निया स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर सीन इज, तो हमें पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस जो होता है, ये ब्लड वेजल्स होती हैं, ये हमें विजिबल होती हैं और इनकाउंटर्ड होती हैं। इंसिजनल हर्निया क्या होता है कि जब हम सर्जरी करते हैं, कोई इंसिजन देते हैं, तो वहां से जो है ना स्ट्रक्चर्स की प्रोट्रूजन हो जाती है। बेसिकली ये कंटेंट्स की और विजरा की एबनॉर्मल प्रोट्रूजन होती है थ्रू द वीकेंड वॉल। और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंसिजनल हर्निया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होते हैं। ये जो कंजेनिटल आपका डायाफ्रामेटिक हर्निया होता है, इसके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन हमारी डिफेक्टिव होती है बच्चों के अंदर, जिसमें हमारे पास जो होता है डायाफ्रामेटिक हर्निया डेवलप होता है। किस तरह का सिनेरियो आता है आपके पास कि एक बेबी है, उसको डिस्निया हो रहा है ऑन लाइंग डाउन, क्योंकि उसकी चेस्ट के अंदर उसके सारे बावल लूप्स आए हुए हैं और वो रिलीव्ड होता है ऑन अपराइट पोजीशन, ऑन ऑस्कल्टेशन एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स है। एक्सरे शोज लूप्स इन द थॉरैक्स। डायग्नोसिस क्या है, कौन सी मेम्ब्रेन डिफेक्टिव है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट है, जिसकी वजह से जो बावल लूप्स हैं वो थॉरैक्स के अंदर आए हुए हैं और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होते हैं और एक्सरे के ऊपर हमें लूप्स मिल रहे होते हैं। अगर इरेगुलर एलिवेटेड हार्ड एरिया ऑफ इंसिजन है तो उस सूरत में डिफॉर्म्ड स्कार होता है। फिर जी हमारे जो है ना लिवर आ जाता है और लिवर के अंदर हमारा बेयर एरिया ऑफ लिवर होता है और ये लिमिटेड होता है कॉरोनरी लिगामेंट के थ्रू। ड्यूरिंग सर्जरी स्प्लेनिक वेजल्स नीड्स टू बी लाइगेटेड, इन विच लिगामेंट्स आर दीज वेजल्स लोकेटेड। तो ये जो लीनोरीनल लिगामेंट होता है किडनी के दरमियान में और स्प्लीन के दरमियान में लिगामेंट होता है, इसके अंदर स्प्लीनिक वेजल्स लोकेटेड होती हैं। स्ट्रक्चर्स इमीडिएटली मीडियल टू फेमरल हर्निया कौन से वाला होता है, लैक्यूनर लिगामेंट होता है। स्प्रैंड एंकल जो होता है, जो कि एग्जेसिव वर्जन की वजह से होता है, ये फुट के इन्होंने एंकल के जॉइंट के बारे में बात की हुई है कि उसकी एग्जेसिव वर्जन होती है, डेल्टॉइड लिगामेंट डैमेज हो जाता होता है। फिर वेजल्स ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर कहाँ पे लाई करती हैं, ये जो ब्लैडर है ना, इसको आपने टीवी कंसीडर करना है। जैसे हमारे पास एलईडीज होती हैं आजकल, तो उनकी जो केबल निकल रही होती है, उनकी जो है ना डाउनवर्ड सरफेस से बैक से निकल रही होती है और लैटरल साइड पे जा रही होती है। उसी तरह से आपने ब्लैडर को एक टीवी की स्क्रीन कंसीडर करना है, एलईडी कंसीडर करना है, और इसकी जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो इसके कौन से लिगामेंट्स के अंदर होती हैं, डॉर्सोलेटरल लिगामेंट, यानी कि बैक वाला, पीछे वाला और साइड वाला। ठीक है जी, डॉर्सोलेटरल लिगामेंट होता है जो कि हमारे पास उसके अंदर इसके लिगामेंट जो है ना वो लोकेटेड होती हैं, जो वेजल्स होती हैं। मैं आप लोगों को लिगामेंट्स भी दिखा देती हूँ जो हमारे लिवर के होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना वो होते हैं कॉरोनरी लिगामेंट होते हैं। ये हमारा लिवर है, लिवर के अंदर जो सेंटर में होता है, जो इसके राइट और लेफ्ट लोब को सेपरेट कर रहा होता है और लिवर को कनेक्ट कर रहा होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। ये हमारा लिवर का सेंट्रल जो लिगामेंट होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा बेयर एरिया ऑफ द लिवर, तो बेयर एरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है। सेंटर के अंदर ये जो लिगामेंट होता है ये कॉरोनरी होता है और कॉरोनरी फर्दर आगे डिवाइडेड होता है राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स के अंदर, और राइट और लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर जो है वो भी डिराइव्ड है। फिर ये जो फैल्सीफॉर्म है नीचे थिकंड हुआ हुआ है और थिगमेंट थिक होके ये क्या बना रहा है, लिगामेंटम टीरीज हिपैटिस। ठीक है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट
लिगामेंट होता है, और ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी फीटल अम्बिलिकल वेन्स होती हैं उनकी ऑब्लिटरेशन की वजह से बन रहा होता है, यानी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके रेमिनेंट होते हैं। तो फीटल अम्बिलिकल वेन जो होती है उसका जो रेमिनेंट होता है वो लिगामेंटम टीरियस हेपेटिस होता है। ये आप लोगों को इन्होंने दिखाया हुआ है बेयर एरिया ऑफ द लिवर, और ये लिमिटेड किसके थ्रू होता है, जो सेंटर के अंदर हमारा लिगामेंट होता है वो कोरोनरी लिगामेंट होता है। ये बात कर रहे थे। बाकी आपको फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का इसके बाद पता चल गया, राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट का, और ये जो लिगामेंटम टीरियस हेपेटिस है इसके बारे में पता चल गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सीलिएक ट्रंक आ रहा होता है, और सीलिएक ट्रंक के अंदर हमारे पास आती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी से। एक मेन इसकी जो है ना ब्रांच होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के अपर पार्ट को। फिर उसके बाद राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है जो कि बेसिकली हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, और ये किसको सप्लाई करती है, डिस्टल लेसर कर्वेचर को। ये जो लेसर कर्वेचर होता है ना, यहाँ पे हमारी दो आर्टरीज का अनेस्टोमोसिस होता है, लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जिसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक की, और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो आगे कॉमन हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। फिर उसके बाद आती है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी। ये किसकी ब्रांच होती है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेजल्स की, और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेजल्स कहाँ से आती हैं, स्प्लेनिक से, और स्प्लेनिक इटसेल्फ सीलिएक ट्रंक से आती है। फिर राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक branches of the gastroduodenal artery which comes originally from the hepatic artery। यहाँ पे इन्होंने इसकी ब्रांचेस भी शो की हुई हैं। सबसे पहले मेन एक सीलिएक ट्रंक है हमारे पास, उससे अराइज हो रही है लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक और कॉमन हिपैटिक। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक है वो अपर लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है। जो स्प्लेनिक होती है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक से पास करती है और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज दे रही होती है, और शॉर्ट गैस्ट्रिक से ही फर्दर अराइज करती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और ये जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी होती है ये किसको सप्लाई करती है, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद आपके पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी है, और कॉमन हिपैटिक आर्टरी से आगे अराइज करती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसके साथ अनेस्टोमोस करती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ करती है। तो ये हमारे लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के ऊपर एक अनेस्टोमोसिस होता है। फिर कॉमन हिपैटिक से राइट गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल है, और गैस्ट्रोड्यूडेनल से आगे हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आएगी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक होता है इस पे कौन सी दोनों आर्टरीज का अनेस्टोमोसिस हो रहा होता है, तो व्हाट वुड बी योर आंसर। और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक जो होता है यहाँ पे कौन सी दो आर्टरीज होती हैं जिनका अनेस्टोमोसिस होता है। हाँ जी बताइएगा मुझे, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे कौन सी दो आर्टरीज का एनास्टोमोसिस है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे कौन सी दो आर्टरीज हैं जिनका एनास्टोमोसिस हो रहा होता है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि मेन एक सीलिएक ट्रंक है, ठीक है, रेड कलर का, और उससे अराइज कर रही है एक ब्लू कलर में आप लोगों को नजर आ रही होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और एक येलो कलर की है जो कि कॉमन हिपैटिक आर्टरी है, और एक ग्रीन कलर की है जो स्प्लेनिक है। ये तीन मेन ब्रांचेस हैं सीलिएक ट्रंक की, और सीलिएक ट्रंक डायरेक्ट ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की। ठीक है जी, तो ये रेड है जिससे ब्लू वाली हमारे पास निकल रही है लेफ्ट गैस्ट्रिक, ग्रीन वाली है स्प्लेनिक, और येलो वाली है कॉमन हिपैटिक। तो ये तीन ब्रांचेस हैं सीलिएक ट्रंक की, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक एंड कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ये इटसेल्फ पूरा सीलिएक ट्रंक इन्होंने दिखाया हुआ है, जहां पे मेन एक सर्कल है जो कि सीलिएक ट्रंक है, उससे हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक अराइज करती है। फिर उसके बाद स्प्लेनिक अराइज करती है, स्प्लेनिक से शॉर्ट गैस्ट्रिक निकलती है और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक निकलती है। फिर कॉमन हिपैटिक है, कॉमन हिपैटिक से आगे राइट ब्रांच है जो कि सिस्टिक आर्टरी है, प्रॉपर हिपैटिक होती है, और फिर इससे आगे राइट गैस्ट्रिक निकल रही होती है, और कौन सी निकलती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल, और गैस्ट्रोड्यूडेनल से हमारे पास निकल रही होती है राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक।
वेल डन। जो हमारा लेसर कर्वेचर है, यहाँ पर राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का एनास्टोमोसिस होता है, और जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर है, यहाँ पे हमारा राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज का एनास्टोमोसिस होता है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा एओर्टा को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एओर्टा है, और एब्डोमिनल एओर्टा किस तरह से होता है कि इसकी जो सबसे पहली ब्रांच होती है वो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है, फिर इसके बाद सीलिएक ट्रंक आ जाता है, फिर इससे ना आगे तीन तो वो निकल रही होती हैं, एक सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है, इंफीरियर मेजेंटेरिक होती है, और बाकी जो है ना वो विजरा को डायरेक्टली इससे रीनल आर्टरी ओरिजिनेट कर रही होती है, और चार इससे लंबर आर्टरीज ओरिजिनेट करती हैं। इटसेल्फ ये L4 के लेवल तक आती है, और वहां पे इसकी बाइफर्केशन होती है टू कॉमन आइलियक आर्टरीज के अंदर, और जो कॉमन आइलियक आर्टरीज होती हैं वो फर्दर फिर एक्सटर्नल आइलियक और इंटरनल आइलियक के अंदर चली जाती हैं, और फिर ये जो इसका सेंटर होता है, यहाँ से हमारे पास निकल रही होती है मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो ये पूरे का पूरा इस तरह करके आ रहा होता है। सबसे पहले जब एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करता है, तो एक हमारे पास होता है असेंडिंग एओर्टा, फिर ऊपर जाके एक आर्क ऑफ एओर्टा बनती है, आर्क ऑफ एओर्टा से आगे ब्रांचेस निकलती हैं जो हेड एंड नेक को सप्लाई करती हैं। ये कौन से वाली होती हैं? ब्रेकियोकेफेलिक ब्रांचेस। और एक सबक्लेवियन होती है जो कि हमारे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। फिर ये असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, थोरैसिक एओर्टा वो होता है जो कि थोरैक्स के अंदर रन कर रहा होता है। फिर उसके बाद बन जाता है ये एब्डोमिनल एओर्टा, और फर्दर ये L4 के लेवल के ऊपर ना इसकी बाइफर्केशन होती है टू कॉमन आइलियक आर्टरीज में, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल आइलियक होती हैं। इसकी सारी ब्रांचेस इन्होंने शो की हुई हैं। ये क्या, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट शॉर्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह करके होता है पूरा एओर्टा, असेंडिंग आर्क ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, थोरैसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, और अपर जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो हेड एंड नेक को सप्लाई करती हैं, और फिर उसके बाद थॉरक्स को ब्रांचेस इसकी आ जाती हैं, एब्डोमिनल एओर्टा की आ जाती हैं ब्रांचेस, जिसमें 4 लंबर होती है। तो ये जो एब्डोमिनल एओर्टा होती है, इसकी फर्स्ट ब्रांच कौन सी होती है, और दूसरा इसके बारे में इन्होंने पूछा होता है कि इसकी अनपेयर्ड ब्रांच कौन सी होती है, ये आप लोगों ने बताना है। अनपेयर्ड ब्रांच कौन सी होती है, यानी वैसे तो आपको पता है ना कि पेयर्स के अंदर ये होती हैं, ओवेरियन आर्टरी भी है तो राइट भी होगी लेफ्ट भी होगी। इसी तरह से जो है ना हमारी है एड्रीनल आर्टरीज हैं वो भी पेयर के अंदर होती हैं। तो कौन सी ऐसी सुपीरियर मेजेंटेरिक है वो भी है इस तरह से, तो कौन सी अनपेयर्ड आर्टरी है, और दूसरा सबसे पहली ब्रांच इसकी कौन सी होती है एब्डोमिनल एओर्टा की, आप लोगों ने बताना है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? अपर लेसर कर्वेचर को। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्टली ड्रेन किसके अंदर करती है? पोर्टल वेन के अंदर। फिर उसके बाद आता है सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? राइट हिपैटिक आर्टरी की। ड्यूरिंग ईसोफेजेक्टमी स्टमक इज मोबिलाइज्ड इन द अपर पोर्शन ऑफ thorax to anastomose with the pharynx which artery is mobilized for the supply of stomach। तो इसके अंदर राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी को हम लोग कर रहे होते हैं। एक्सेलेंट डॉक्टर आयशा। ये सीलियक ट्रंक होता है जो कि अनपेयर्ड इसकी ब्रांच होती है। फिर इसके बाद सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, ये आप लोगों ने बताना है। और सुपरफिशियल गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है ये इमर्ज करती है सेफेनस ओपनिंग के थ्रू। विच आर्टरी लाइज पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम? तो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है। डैमेज टू फंडस ऑफ द स्टमक इट विल ब्लीड बाय शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। Which of the following is a branch of celiac trunk? Celiac trunk की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी। ये इनकी मेजर ब्रांचेस हैं। फिर कॉमन हिपैटिक की आगे से राइट हिपैटिक, लेफ्ट हिपैटिक, गैस्ट्रोड्यूडेनल, और जो है ना गैस्ट्रोड्यूडेनल से आगे सुप्राड्यूडेनल, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वगैरह।
If celiac trunk is compressed by space occupying lesion, the structure least likely to become ischemic is liver. Artery arising directly from aorta कौन सी होती है? Celiac trunk होती है. Pancreatic magna artery is a branch of splenic artery. Femoral artery की branch होती है. बिल्कुल excellent डॉक्टर बख्तावर. सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है ये फेमरल आर्टरी की ब्रांच होती है. डॉक्टर यशरा एंड डॉक्टर बख्तावर एक्सीलेंट. फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर लाइंग एंटीरियर टू एओर्टा. सिलियक प्लेक्सस जो होता है ये हमारा एंटीरियर टू एओर्टा होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्व ब्लॉक फॉर अपर एब्डोमिनल विजरा. सिलियक ब्लॉक जो होता है सिलियक ब्लॉक ये हमारे अपर एब्डोमिनल विजरास के लिए नर्व ब्लॉक होता है. सिलियक प्लेक्सस इज एट द लेवल ऑफ T12 टू L1 के लेवल पे होता है. लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? हिपैटिक आर्टरी की. फिर ग्रेटर एंड लेसर सैक जो होते हैं ये कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं? एपिप्लॉइक फोरामन के थ्रू. इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन लेसर सैक इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड पैंक्रियाज. लेसर सैक lateral relation is epiploic foramen. Epiploic appendages are present on sigmoid colon. Epiploic foramen is bound inferiorly by first part of the duodenum. ठीक है जी. और उसके बाद करेक्ट रिलेशन ऑफ द लेसर सैक इज सुपीरियरली बाय कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर. फिर ड्यूडेनम की ब्लड सप्लाई है तो ड्यूडेनम के दो पार्ट्स होते हैं. इसका अपर हाफ होता है और इसका लोअर हाफ होता है. जो इसका अपर हाफ होता है उसकी ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है? सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी के थ्रू. और वो जो सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी होती है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच होती है. और जो लोअर हाफ ऑफ द ड्यूडेनम होता है वो इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी के थ्रू सप्लाइड होता है जो कि ब्रांच होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की और ड्रेन करती है इनटू द मेसेंटेरिक वेन. फिर एब्डोमिनल एंजाइना अकर्स ड्यू टू नैरोइंग ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. इसको विडोमेकर आर्टरी भी कह रहे होते हैं. ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है इसका किस तरह से सिनेरियो आ रहा होता है कि कोई पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है उसके अंदर इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन होती है और यूजुअली वो पोस्ट पेरेंडियल पीरियड के अंदर होती है. जो खाना खाने के बाद वाला टाइम होता है उनके अंदर इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन होती है. और वो क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर वो पीरियड होता है इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी का. तो उसके अंदर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है जो कि अगर उसका इस्कीमिया हुआ हुआ उसकी नैरोइंग हुई हुई हो तो एब्डोमिनल पेन होती है. एब्डोमिनल एंजाइना हो जाता है. जो असेंडिंग कॉलन होता है ये राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर होता है. ट्रांसवर्स कॉलन अम्बिलिकल रीजन के अंदर होता है और डिसेंडिंग कॉलन लाइज इन द लेफ्ट अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट. ये उनकी लोकेशंस उनके एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स आपको बताए हुए हैं. ब्लड सप्लाई क्या होती है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. ये किसकी है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी असेंडिंग कॉलन की. ट्रांसवर्स कॉलन की दो तरफ से है पार्ट. जो प्रॉक्सिमल 2/3 और डिस्टल 1/3 का जो जंक्शन है ना वहां पे हमारे पास होती हैं कौन से वाली? प्रॉक्सिमल 2/3 में सुपीरियर मेसेंटेरिक होगी, डिस्टल 1/3 में इंफीरियर मेसेंटेरिक होगी क्योंकि यहीं पे हमारे मिड गट और हाइंड गट का वो हो रहा है जो चेंज हो रहा है. और फिर ये जो हमारे पास होता है डिसेंडिंग कॉलन ये हाइंड गट का पार्ट है. इस वजह से इसकी ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होती है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के थ्रू होती है. 60-year-old patient presents with severe abdominal pain. Endoscopic examination of large gut suggests abdominal mucosa from hepatic flexure to mid transverse colon. तो इस जगह पे कौन सी हमारी ब्लड वेसल है जो कि डैमेज होती है? मिडल कॉलिक आर्टरी होती है जो सुपीरियर मेसेंटेरिक की आगे से ब्रांच है. ट्रांसवर्स कॉलन के लेवल तक सुपीरियर मेसेंटेरिक नहीं हमें सप्लाई करना होता. पैंक्रियाटिक मैग्ना आर्टरी कौन सी आर्टरी की ब्रांच है ये आप लोगों ने बताना है. ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम फ्रॉम द फॉलोइंग. अब रेक्टम की ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है. रेक्टम के 3 पार्ट होते हैं सुपीरियर मिडल और इंफीरियर और उनको उनके करस्पॉन्डिंग आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं. सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी. इसमें जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है. मिडल रेक्टल आर्टरी जो है ये इंटरनल आइलियक आर्टरी की ब्रांच है और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो है ये इंटरनल पुडेंडल की ब्रांच है. तो इनको याद रखना.
inferior mesenteric artery, internal iliac artery and internal pudendal artery. Blood supply of lower rectum is from, हाँ जी, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि लोअर रेक्टम की जो ब्लड सप्लाई है वो कौन से पार्ट से होती है। जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है ये किस आर्टरी की ब्रांच है? Which of the following structure is anterior to body of pancreas? तो body of pancreas के anteriorly हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? लेसर सैक होता है। अब पैंक्रियाज जो हैं इनके रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पैंक्रियाज के आगे से पार्ट होते हैं। हेड ऑफ द पैंक्रियाज होती है, इसकी नेक होती है, इसकी बॉडी होती है, टेल होती है और एक अनसिनेट प्रोसेस होता है। तो जो हेड ऑफ द पैंक्रियाज होते हैं ये एंटीरियरली ट्रांसवर्स कॉलन पे और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी पे लाई कर रहे होते हैं। पोस्टीरियरली इसके इंफीरियर वेना कैवा होता है। तो इंफीरियर वेना कैवा के रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंफीरियर वेना कैवा है वो पोस्टीरियर टू हेड ऑफ द पैंक्रियाज होता है। नेक जो होती है वो हमारे पास किस तरह से होती है? पोस्टीरियरली टर्मिनेशन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड बिगिनिंग ऑफ द पोर्टल वेन। अनसिनेट प्रोसेस एंटीरियरली उसके सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स आ रही होती हैं और पोस्टीरियरली एओर्टा आ रहा होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ट्यूमर के रेफरेंस से है हमारा, बिल्कुल इंफीरियर रेक्टल जो होती है वो इंटरनल पोडेंडल की ब्रांच होती है और पैंक्रियाटिक मैग्नेटाइजर ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। एक्सीलेंट। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास होता है ना हेड ऑफ द पैंक्रियाज, उनका कैंसर होता है जो हमारे पास कंप्रेस करता है सीबीडी को और उसकी वजह से कॉमन बाइल डक्ट को वो कंप्रेस करता है और उसकी वजह से कैंसर होने के जो है ना सीबीडी की कंप्रेशन की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है उसके चांसेस होते हैं हमारे पास। Left renal vein lies posterior to the head of the pancreas. Terminal portion of CBD in relation to pancreas is that it lies posteriorly. रिगार्डिंग पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज होते हैं इनकी जो टेल होती है ये विद इन 2 लेयर्स ऑफ स्प्लीनोरीनल लिगामेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन द सीलियक प्लेक्सस एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो फोर गट और मिड गट की जो आर्टरीज है उनके दरमियान में पैंक्रियाज लाए कर रहे हैं। और फिर ये लास्ट पॉइंट है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है कि स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज जो होता है वो सीबीडी को कंप्रेस कर रहा होता है। फिर एक चीज ये पूछ रहे होते हैं कि ये जो फ्रेनिक नर्व है जो हमारी उसकी सप्लाई होती है डायाफ्राम की, एक तो इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? C3 to C5 होती है और दूसरा इसकी करस्पॉन्डिंग आर्टरी कौन सी होती है जो इसकी प्रॉक्सिमिटी में रन करती है? तो वो पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी होती है। फ्रेनिक की नर्व है और फ्रेनिक की आर्टरी है, फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी होती है। फिर इसकी जो फ्रेनिक नर्व होती है इसकी जब इरिटेशन होती है तो जो पेन होती है वो हमारी शोल्डर टिप के अंदर फेल होती है जो कि रेफर्ड पेन होती है एक। फिर फ्रेनिक नर्व का जो डैमेज होता है उसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स होता है वो लॉस हो जाता होता है। इसकी एवल्जन जब होती है फ्रेनिक नर्व की इसके ओरिजिन के ऊपर तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सेंसरी लॉस हो जाता है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायाफ्राम। फिर विच स्ट्रक्चर डैमेज ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी वाइल गिविंग इंसिजन ऑन द मैकबर्नीज पॉइंट? तो ये जो अपेंडेक्टमी होती है इसमें कौन सी नर्व होती है जो हमारी डैमेज होती है? वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है। और आर्टरी कौन सी डैमेज होती है अपेंडेक्टमी के अंदर? डीप सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरी होती है जो कि डैमेज है। अपेंडिक्स की मल्टीपल पोजिशन है लेकिन सबसे ज्यादा इसकी कॉमन पोजिशन कौन सी होती है? रेट्रोसीकल पोजिशन होती है। अच्छा, अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई क्या होती है? अपेंडिकुलर आर्टरी दैट इज अ ब्रांच ऑफ आइलियोकोलिक आर्टरी। फिर इसके अंदर सिनेरियो इन्होंने दिया हुआ होता है कि एक पेशेंट है उसको एब्डोमेन में पेन फील हो रही है एंड डायग्नोज्ड एज अपेंडिसाइटिस। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन व्हाइल फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड मीडियल रोटेशन। अगर अपेंडिक्स की पेन फ्लेक्शन ऑफ द हिप और मीडियल रोटेशन पे होती है उस वक्त हमारे पास मोस्ट लाइकली उसकी पोजिशन क्या होती है? पेल्विक पोजिशन होती है। Fracture of sacrum and ischium thrust in pelvic cavity causes tear in which structure? तो ये हमारे पास correspondingly जो है ना वो rectum होता है
जिसके अंदर टेयर आ सकता है, जो सेक्रम और इस्कियम के साथ इन रिलेशन होता है। सेक्रम और इस्कियम जो होते हैं ये पेल्विक बोन का पार्ट होते हैं, तो अगर सेक्रम और इस्कियम का फ्रैक्चर होता है उसकी वजह से रेक्टम जो है उसके अंदर टेयर आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास मल्टीपल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है, जैसे पेशेंट है उसको आरटीए हुआ था, उसकी पेल्विस का राइट फीमर का फ्रैक्चर हो गया था और उसकी जो है ना अब आपके पास वो हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ आया, बीपी उसका 60-40 है, रिस्पिरेटरी रेट 24 है और पल्स 120 पर मिनट है, तो आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? मल्टी बोन फ्रैक्चर के अंदर या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स जो होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, उनके अंदर फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? फिर उसके बाद आता है फ्रैक्चर ऑफ सब ऑक्सीपिटल, विच आर्टरी विल डैमेज। तो ये जो सब ऑक्सीपिटल रीजन होता है या जो हमारा बैक ऑफ द हेड होता है, यहाँ पे जो आर्टरी हमारी इन्वॉल्व होती है और जो डैमेज होती है वो वर्टिब्रल आर्टरी होती है। फिर अगर क्लेविकल का फ्रैक्चर हो और पेशेंट अपनी आर्म की अबडक्शन नहीं कर पाता, तो उसके अंदर कौन सा मसल इन्वॉल्व है? 50 to 90 डिग्री फ्लेक्शन कौन सी करवाता है आर्म की? कौन मसल करवा रहा होता है? डेल्टॉइड करवाता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है पोस्टीरियर सुपीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट विच बोन डैमेज। अगर पोस्टरो सुपीरियर जो लोकेशन है और डिसलोकेशन हो रही है हिप जॉइंट की, तो उसमें इलियम और आइस्कियम डैमेज होते हैं। बिल्कुल जी। वॉल्यूम रिप्लेसमेंट होती है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट होती है, आईवी फ्लूइड्स दे रहे होते हैं डॉक्टर बख्तावर, डॉक्टर यशरा, डॉक्टर मरियम। एक्सेलेंट डॉक्टर मरियम ट्वाइस, वेल डन। फिर उसके बाद आता है चाइल्ड हैड अ फ्रैक्चर फॉर विच कास्ट cast is applied to his leg. After some time cast is removed and his calf muscle shows reduced muscle mass. तो इसको क्या कहते हैं कि अगर कास्ट प्लस्तर लगा हुआ था उसका और अब उसका मसल साइज रिड्यूस हो गया, तो कौन सी कंडीशन होती है? डिसयूज एट्रोफी हो जाती होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्टिन और मायोसिन होता है उनकी सिंथेसिस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होती है। हाँ जी, डेल्टॉइड इन्वॉल्व होता है। पहले बिल्कुल जो 0 to 15 डिग्री होता है उसके अंदर इंफ्रास्पाइनेटस मसल इन्वॉल्व होता है, ये हमारे रोटेटर कफ मसल्स होते हैं जो अबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना आर्म की। 15 to 90 में डेल्टॉइड आता है और जो ओवरहेड अबडक्शन होती है बियॉन्ड 90 डिग्री, उसके अंदर हमारे दो मसल्स और इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेपेजियस और एक होता है सिरेटस एंटीरियर। ये वाला जो है ना किडनी का एक स्ट्रक्चर इन्होंने शो किया हुआ है, ग्रास एनाटमी शो की हुई है, जिसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि बेन शेप स्ट्रक्चर है। जो आउटर डार्कर कवरिंग है वो रीनल कॉर्टेक्स है, जो इनर होता है वो मेडुला होता है। मेडुला के अंदर पायरामिड्स होते हैं, पायरामिड से आगे रीनल पैपिली होते हैं। रीनल पैपिली के बाद जो होते हैं वो रीनल पेल्विस आ जाता है, जहाँ पे सारा जो है ना वो कलेक्टिंग सिस्टम होता है और उससे आगे यूरेटर स्टार्ट होते हैं। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, सबसे पहले हमारी रीनल आर्टरी होती है, वो फर्दर ब्रांचेस देती है सेगमेंटल आर्टरीज के फॉर्म में। सेगमेंटल आर्टरीज जब आगे जाती हैं, बिटवीन द पायरामिड्स रन करती हैं, तो वो इंटरलोबार आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर इंटरलोबार आर्टरीज जो होती हैं बेस ऑफ द पायरामिड पे जब वो रन करती हैं तो वो आर्क्यूएट आर्टरी बन जाती हैं। फिर आर्क्यूएट आर्टरीज जब कैप्सूल के अंदर और ग्लोमेरुलाई में जाती हैं तो वो इंटरलोबुलर आर्टरीज बन जाती हैं। फिर इंटरलोबुलर जो होती हैं वो एफरेंट आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होती हैं, एफरेंट ग्लोमेरुलस में और ग्लोमेरुलस इफरेंट आर्टरियोल्स में। यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि यहाँ पे यूजुअली ये होता है हमारी बॉडी के अंदर कि आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और फिर वेन्यूल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे आर्टरियोल्स, कैपिलरीज और फिर आर्टरियोल्स और फिर उसके बाद दोबारा कैपिलरीज। तो ये जो होती हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज आ जाती हैं और फिर लेटर ऑन वीनस आउटफ्लो होता है। तो इसमें इन्होंने बार बार पूछा हुआ होता है, क्या चीजें पूछी होती हैं? ये किडनी की एनाटमी के अंदर वैसे तो आ रही होती हैं कि कौन सी आर्टरीज होती हैं जो कि बेस ऑफ द पायरामिड के ऊपर ब्लड सप्लाई करती हैं, फिर कौन सी आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे पास जो होती हैं बिटवीन द रीनल पायरामिड्स रन कर रही होती हैं। जो रीनल कॉलम होते हैं वो एरियाज होते हैं मेडल्ला के जो बिटवीन द रीनल पायरामिड्स होते हैं। फिर मेडलरी रेज ऑफ द किडनीज में कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं यूरिनरी कंसंट्रेशन के अंदर। Structures projecting from renal cortex in between the renal pyramids is called renal column.
Base of the urinary bladder is made by posterior surface. Superior and part of the posterior surface of the bladder are covered by पेरिटोनियम. तो जो हमारे पोस्ट्रो सुपीरियर सरफेस होती है ब्लैडर की वो पेरिटोनियम से कवर होती है. जो इंफ्रोलेटरल सरफेस होती है उसके ऊपर कोई पेरिटोनियम नहीं होती. इतना ज्यादा पोर्शन कैसे कवर करेंगे हम लोगों ने पूरी रफी करनी है महीने में. आप लोग ये करें कि जितना एक्टिवली सुन सकते हैं वेल एंड गुड, बाकी फिर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स में सुनना है, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट है उसमें काफी सारी चीजें, हमने एब्डोमेन भी करना है और साथ में पेल्विस भी करना है. और पेल्विस क्वाइट एक्सटेंसिव है और पर्टिकुलरली जो गायनी वाले लोग हैं उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक्स इतने ज्यादा हैं रफी के इटसेल्फ के उनको अदरवाइज कवर करना बहुत मुश्किल है. कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, थोड़ा सा डल बोरिंग हो रहा है तो. आज मैंने पिक्चर्स काफी सारी आप लोगों के लिए की हैं. ये देखें, ये वही इंग्वाइनल रीजन है, यही हेजलबैक ट्रायंगल है और इसके अंदर आप लोगों को नजर आ रही होंगी ये ब्लड वेजल्स. और यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलरली लेक्यूनर लिगामेंट को दिखाया हुआ है, जो कि हमारा मीडियल थिक एंड रिफ्लेक्टेड पोर्शन है इंग्वाइनल लिगामेंट का. वो है लेक्यूनर लिगामेंट इज द मीडियल पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, ये ना पेल्विस का स्ट्रक्चर है. और जो हमारे पास बेस ऑफ द पेल्विस बना रहा होता है इसको क्या कहते हैं, पेल्विक डायाफ्राम भी कह रहे होते हैं. और इसके अंदर मसल्स होते हैं और मसल्स के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो लेवेटर एनाए होता है. जो लेवेटर एनाए होता है ना, इसके अंदर इसके 3 पार्ट्स होते हैं. प्यूबोकॉक्सीजियस होता है, इलियोकॉक्सीजियस होता है और रेक्टोप्यूबिस मसल है. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे प्यूबोकॉक्सीजियस है और इलियोकॉक्सीजियस है. ये 2 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि लेवेटर एनाए के होते हैं. फिर ये एक बेसिकली एक बेसिन बना रहा होता है जिसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग होती हैं. यूरिथ्रा होता है, वजाइनल कैनाल और रेक्टम जो है ना वो यहाँ से पास करना होता है. और जो पोस्टीरियर मोस्ट बाउंड्री है वो सैक्रम है. ये बेसिकली एक तरह से देखें तो ये एक पेल्विक आउटलेट का भी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, मसल्स हैं. और मसल्स के अंदर जो ओपनिंग है वहां से डिफरेंट हमारे विजराज ने पास करना है. एंटीरियरली हमारा जो है वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, पोस्टीरियरली जो बोन है वो रेक्टम और प्यूबिस है. और ये जो मसल्स हैं लेवेटर एनाए हैं उसके प्यूबोकॉक्सीजियस और आइलियोकॉक्सीजियस पार्ट है. और बाकी जो है वो कौन से वाले हैं, इलियाकस मसल है. और हमारी जो बोन है वो कौन से वाली है, आइलियक क्रेस्ट है. ये आप लोगों को कल मैं दिखा रही थी आर्टरी, और प्रॉबेबली आप लोगों को समझ ना आई हो कि हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये एक वर्टिकल आर्टरी है जो कि डाउनवर्ड एक्सटेंड कर रही है और डाउनवर्ड रन कर रही है. ये कौन से वाली आर्टरी है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है. ये इस तरह से, ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है इसकी जो अपर हमने बात की थी कि अपर 6 जो एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज होती हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच होती हैं. और जो लोअर 6 होती हैं वो मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं. और मस्कुलोफेरेनिक इटसेल्फ किसकी ब्रांच है, इंटरनल थोरेसिक की. तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है उसकी ब्रांचेस हैं एंटीरियर इंटरकॉस्टल, और मस्कुलोफेरेनिक जो है वो उसकी कौन सी ब्रांचेस हैं, जो लोअर 6 एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं. पिक्चर्स को देखते देखते थोड़ा सा लर्न करते हैं ना. एक ये चीज है, ये हमारा इंफीरियर वेना कैवा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप ना लेफ्ट साइड की वेन्स देख रहे होंगे. तो यहाँ पे एक चीज है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि लेफ्ट साइड के ऊपर हमारी जो वेन्स होती है ना, लाइक लेफ्ट सुप्रा रीनल वेन है और जो हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन है, ये डायरेक्टली ओपन करती हैं. पहले ये सारी जो होती हैं वेन्स लेफ्ट साइड वाली वो लेफ्ट रीनल वेन में ओपन करती हैं. लाइक लेफ्ट ओवेरियन है और लेफ्ट सुप्रा रीनल है तो वो लेफ्ट रीनल में ओपन करेंगी. जबकि राइट साइड वाली जो सुप्रा रीनल है और जो राइट साइड की गोनैडल है, चाहे वो राइट ओवेरियन है या राइट टेस्टिक्युलर है, उन्होंने डायरेक्टली ओपन करना होता है इंफीरियर वेना कैवा में. तो राइट साइड की सुप्रा रीनल और राइट साइड की गोनैडल इंफीरियर वेना कैवा में ओपन करेंगी और राइट रीनल भी. जबकि लेफ्ट साइड पे जो
सुपरा रीनल है और जो लेफ्ट गुनेडल है, लेफ्ट ओवेरियन है, लेफ्ट टेस्टिकुलर है, वो पहले लेफ्ट रीनल में ओपन करेंगी और फिर लेफ्ट रीनल जो होगी वो इंफीरियर वेना कैवा में ओपन करेगी। समझ आ रही है? तो मुझे बताइएगा कि ये जो हमारी राइट टेस्टिकुलर वेन है उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होगा? राइट साइड की टेस्टिकुलर वेन। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा एओर्टा है। एओर्टा का कौन सा? असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। ये मैं आप लोगों को बता रही थी। और आर्क ऑफ एओर्टा से आगे ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रेकियोकेफेलिक आर्टरी होती है और कैरोटिड आर्टरी होती है जो हेड एंड नेक को सप्लाई करती है, और जो सबक्लेवियन होती है वो लिम्ब को डिफाइन करती है, लिम्ब को सप्लाई कर रही होती है। फिर ये हमारे पास पार्ट ऑफ द एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, और फिर उसके बाद कौन से वाला? एब्डोमिनल एओर्टा। और एब्डोमिनल एओर्टा की आगे बाइफर्केशन होती है इनटू कॉमन आइलियक आर्टरीज। ये हमारे जो है ना लिगामेंट्स हैं डायाफ्राम के, जिसके अंदर कौन से वाले हैं? एक हमारे पास होते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होते हैं। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट कौन से होते हैं? जो सर्विक्स को लैटरल पेल्विक वॉल्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। फिर एक होते हैं जो हमारे होते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स होते हैं, जो यूट्रस के साथ जो है ना या सर्विक्स के साथ सैक्रम को कनेक्ट कर रहे होते हैं, जो पोस्टीरियर बोन होती है। और एक होता है प्यूबो सर्वाइकल, जिसने ये जो है ना पेल्विस के साथ या प्यूबिक बोन के साथ कनेक्ट करना होता है इसको, ये जो सर्विक्स है। तो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होते हैं। फिर ये मेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सुपरफिशियल पेरेनियल पाउचेस होते हैं और डीप पेरेनियल पाउचेस होते हैं। तो जो क्लोज टू होते हैं हमारे आउटसाइड वो सुपरफिशियल पेरेनियल पाउचेस होते हैं, और जो अवे फ्रॉम होते हैं आउटसाइड वो कौन से होते हैं? डीप पेरेनियल पाउचेस होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने पर्पल से शो किया हुआ है डीप पेरेनियल पाउच, और सुपरफिशियल पेरेनियल पाउच येलो से शो किया हुआ है। तो सुपरफिशियल पेरेनियल पाउच के अंदर क्या है? एक तो कॉर्पस स्पोंजियोजम है और दूसरा है कॉर्पस केवर्नोजम। ठीक है, ये वाले हैं मसल्स हैं, और यूरिथ्रा भी आ रहा है हमारे पास। बाकी ट्रांसवर्स पेरेनियल मसल्स हैं वो हमारे पास आ रहे होते हैं। ये थोड़ी सी विजुअलाइजेशन वाली चीजें थी जिसमें हमने पेल्विस के स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए और थोड़ा सा हमने आर्टरीज के हवाले से भी देख लिया कि जो हमारी है हमारे एओर्टा की ब्रांचेस, हमारी इंफीरियर वेना कैवा की ब्रांचेस, हमारी ये जो पर्टिकुलरली थी ये कल वाली थॉरक्स की आर्टरीज थी, उनकी ब्रांचेस को हमने देख लिया। हमने पेल्विस के मसल्स के हवाले से थोड़ी सी बात की और इंग्वाइनल हर्नियाज थे, और बाकी मैंने आपको ट्रंक दिखाया था। ये वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी पेल्विक आउटलेट का ही है। अब जो पेल्विक आउटलेट है ना उसके ऊपर ना 2 से 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम अंदर वाली लेयर की बात करें या बाहर अंदर से बाहर आ रहे हैं तो ऊपर क्या होगा? जो है ना पेल्विक डायाफ्राम होगा, और अगर बाहर की तरफ से हम देख रहे हैं तो यूरोजेनिटल डायाफ्राम होगा। तो यूरोजेनिटल डायाफ्राम में ये यूरिथ्रल ऑरिफिस भी होती है, फिर वजाइनल ऑरिफिस भी होती है, फिर ये जो है ना वो एनल स्ट्रक्चर होता है। और मसल्स कौन से वाले होते हैं? कौन से होते हैं जो कि सराउंडिंग मसल्स होते हैं? बल्बोस्पॉन्जियोसिस होते हैं। तो ये एक पूरा जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, और उसमें 2 ट्रायंगल्स होती हैं। जो एंटीरियर ट्रायंगल होती है वो यूरोजेनिटल ट्रायंगल होती है, और जो पोस्टीरियर ट्रायंगल होती है वो एनल ट्रायंगल होती है। ये एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। इंफीरियर वेना कैवा के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो हमारे हेड ऑफ द पैंक्रियाज होते हैं उनका इंफीरियर वेना कैवा के साथ क्या रिलेशन होता है? हेड ऑफ द पैंक्रियाज का इंफीरियर वेना कैवा के साथ रिलेशन बताइएगा।
और अपेंडेक्टमी करते हुए कौन सी नर्व हमारे पास डैमेज्ड होती है, ये भी बताइएगा। ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो होती है ना इंटरनल पुडेंडल आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांच होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, जो कि हमारे लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम जो होती है उसको सप्लाई कर रही होती है, posterior to head of pancreas. Well done, amazing डॉक्टर मरियम। अच्छा जी, फिर हम ब्लैडर पढ़ रहे थे। ब्लैडर जो है ना ये एंटीरियर मोस्ट विजरा होता है हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन के अंदर, और इसके अंदर जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है वो हमारे पास जो होती है वो बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर बना रही होती है। बस हमारे 4 मिनट्स और हैं, फिर उसके बाद हम अपना एंड करेंगे आज का लेक्चर, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो जो हमारे पास है इसका पोस्ट्रो सुपीरियर पोर्शन, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरिटोनियम से कवर होता है, और इंफ्रोलेटरल सरफेस पे पेरिटोनियम नहीं होती। एक फेशिया होता है डोनोविलर्स फेशिया, डीनोविलर्स फेशिया, या उसे रेक्टोप्रोस्टैटिक फेशिया भी कहते हैं। वो यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट को सेपरेट कर रहा होता है रेक्टम से। फिर नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होती है। तो पी से पैरासिम्पैथेटिक है और पी से पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व है। और सिंपैथेटिक जो होती है उसमें सुपीरियर और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स आ रही होती हैं। आर्टीरियल सप्लाई में सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज आ रही होती हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज में इंटरनल और एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड्स आते हैं। प्रीडोमिनेंटली इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स होते हैं। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर की होती है। फिर यूरोजेनिटल ट्रायंगल जो मैंने आपको बताई थी एंटीरियर ट्रायंगल होती है, इसमें कौन सी नर्व डैमेज होती है? पुडेंडल नर्व होती है। और इसके लिए लैंडमार्क कौन सा होता है पुडेंडल नर्व ब्लॉक के लिए? जब हम लोग एसवीडी करते हैं या जब कोई लोअर प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो उसमें हम पुडेंडल नर्व ब्लॉक देखते हैं, और उसके लिए हमारे पास लैंडमार्क होता है इस्कियल स्पाइन। और फीमेल के अंदर जो नेक ऑफ द ब्लैडर होती है वो अबव द यूरोजेनिटल डायाफ्राम लाई कर रही होती है। यूरोजेनिटल डायाफ्राम जो होता है लैटरली अटैच्ड होता है टू द इस्कियोप्यूबिक रिमाई। फिर हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो भी सप्लाइड होता है पुडेंडल नर्व से। जब पुडेंडल नर्व ब्लॉक होता है या बर्थ कैनाल इंजरी होती है तो उसके अंदर हमारे पास पुडेंडल नर्व मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड होती है, और उसके साथ क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आ रही होती हैं कि यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस उसके साथ बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह हमारी फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है C3 to C5, उसी तरह से हमारी पुडेंडल नर्व की रूट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है S2 S3 S4। ये इसकी मेन रूट वैल्यू होती है। और ये किसको सप्लाई करती है? एक तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर होता है, और जो हमारे पास उनकी सेंसेशंस जो वहां से कैरी कर रही होती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया से और स्किन अराउंड एनस और पेरिनियम से, वो पुडेंडल नर्व होती है। वेरियस पेल्विक मसल्स को ये सप्लाई करती है लाइक लिवेटर एंड आई। तो आपकी जो पेल्विस की और आपका जो यूरोजेनिटल डायाफ्राम है और पेल्विक डायाफ्राम है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व है वो पुडेंडल नर्व है। और अगर ये डैमेज हो जाए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ तो उसकी वजह से फेकल इनकॉन्टिनेंस हो जाती होती है। फिर आपके पास इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स की नर्व सप्लाई कहाँ से आती है? हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से आ रही होती है। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल जो होती है वो इमर्ज करती है फ्रॉम द सेफनस ओपनिंग। A boy presented with the hemorrhoids, doctor examined inferior rectal vein that drains into inferior rectal vein किस में ड्रेन करती है? इंटरनल पुडेंडल में। और जो हमारी मिडल रेक्टल वेन होती है वो किस में ड्रेन कर रही होती है? मिडल रेक्टल वेन का ड्रेनेज किस में होता है? ये आप लोगों ने बताना है। फिर S2 to S4 इसकी रूट वैल्यू होती है। एंट्रोलेटरल सरफेस इज सप्लाइड बाय जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल। ये ग्रोइन वाला जो रीजन होता है या जो एंट्रोलेटरल सरफेस होती है ये हमारी जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है। लिवेटर एंड आई को कौन सी सप्लाई करती है? पुडेंडल। एनल कैनाल की नर्व सप्लाई क्या होती है? पुडेंडल नर्व होती है। सप्लाई ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर्स पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। सेंसेशंस लॉस्ट इन द यूरोजेनिटल ट्रायंगल नर्व ब्लॉक्ड वुड बी पुडेंडल। If afferent supply to bladder is damaged, then it will cause which of the following urinary incontinence हो जाएगी इसके बाद। और साथ हम अपना एक लास्ट पॉइंट आज का कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने देखे थे लिगामेंट्स।
तो उसके अंदर हमारे पास एक होता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जो होता है ये हमारी जो सर्विक्स होती है उसको कनेक्ट कर रहा होता है लैटरल पेल्विक वॉल्व के साथ, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है और मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस होती है। ये गायनी के अंदर बहुत पहुंचा जाता है। तो ये हमारी जो है ना मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस जो होती है उसके अंदर हमारे पास कौन सा लिगामेंट आ रहा होता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जो होता है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा आ रहा होता है। तो ये हमने पॉइंट नंबर 536 तक आज अपना किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इससे आगे। और बिल्कुल मिडल रेक्टल वेन जो होती है, मिडल रेक्टल आर्टरी जो होती है, ये इंटरनल आइलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। इंफीरियर रेक्टल जो होती है वो इंटरनल पुडेंडल की होती है, और जो सुपीरियर रेक्टल होती है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांच होती है। Thanks for your patient listening. Jazakallah.